हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम कोशिकाओं के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, अंतर्द्रव्य जालिका और लाइसोसोम के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा जो जीवद्रव्य है उसमें कुछ छोटे सूक्ष्म कोशिकांग और पाए जाते हैं, उनके विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। इनको हम माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय कहते हैं। इनकी संरचना बहुत ही सूक्ष्म होती है। इस वीडियो के अंतर्गत हम परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्पिरोसोम और रिक्तिका, इन सभी के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 9th क्लास, 11th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय। सर्वप्रथम बात करते हैं परऑक्सीसोम की। परऑक्सीसोम की खोज क्रिस्टन डी डुवे द्वारा की गई थी। क्रिस्टन डी डुवे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम परऑक्सीसोम की खोज की थी, और ये खोज की थी 1965 में। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की खोज भी क्रिस्टन डी डुवे द्वारा ही की गई थी। प्रोक्सीसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी प्रोक्सीसोम के चारों ओर एक सिंगल झिल्ली पाई जाती है या सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसका निर्माण वो अंतर्द्रव्य जालिका से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। प्रोक्सीसोम का निर्माण है वो अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। इसकी उपस्थिति की बात करें तो ये जंतु एवं पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोक्सीसोम जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं और पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। प्रोक्सीसोम में विभिन्न पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और इनके साथ साथ केटालेज और ऑक्सीडेज एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी सामान्य रूप से पाचक एंजाइम तो पाए जाते हैं, इनके अलावा केटालेज और पर ऑक्सीडेज एंजाइम ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकाश ही शोषण करने वाले पादपों की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में ये अधिकता से पाए जाते हैं। यानी कि वे पादप जो प्रकाश ही शोषण करते हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रोक्सीसोम की संख्या वो अधिक पाई जाती है या अधिकता होती है। अब इनके कार्यों की बात करते हैं। जंतु कोशिकाओं में वसा उपापचय कार्य करते हैं, यानी कि लिपिड मेटाबॉलिज्म की क्रिया है उसको करने का कार्य करते हैं प्रोक्सीसोम, वसा उपापचय का कार्य करते हैं। सेकंड है प्रकाशीय शोषण की क्रिया परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरितलवक में संपन्न होती है। हमने पीछे भी जब हम माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि प्रकाश शोषण की जो क्रिया होती है वो 3 कोशिकांगों में संपन्न होती है, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में। तो इसमें ये वाला भी याद रख लेना कि प्रोक्सीसोम ऐसा कोशिकांग है जिसमें कि प्रकाशीय शोषण की क्रिया भी होती है। इसके बाद में बात करें कि केटालेज एंजाइम उपापचय क्रियाओं से उत्पन्न हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन करते हैं। यानी केटालेज एंजाइम होते हैं जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनके फलस्वरूप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है, और ये जो क्या होता है, जो कोशिका है उसके लिए थोड़ा विषैला होता है। इसके कारण से इसका विघटन करने का कार्य करता है, और इसका विघटन कर देता है H2 और O में विघटन कर देता है। इस प्रकार से जो प्रोक्सीसोम होता है इसके बारे में हमने देखा कि इसकी खोज है वो क्रिस्टन डी डुवे ने की थी। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका से होता है, जंतु पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसमें प्रोक्सीडोज और केटालेज एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होती हैं उनमें यह अधिकता से पाया जाता है। जंतुओं में वसा उपापचय कार्य करता है, प्रकाशीय शोषण की क्रिया प्रोक्सीसोम में होती है, और इसके अलावा जो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है उसको विघटन करने का कार्य करते हैं केटालेज एंजाइम जो कि प्रोक्सीसोम में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइऑक्सीसोम की। ये भी का एक सूक्ष्म काय है जो कि कोशिका के जीवद्रव्य में पाया जाता है। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज वो बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने की थी 1961 में। ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लेना, इसकी खोजकर्ता का नाम बहुत बार पूछा जाता है। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज अब बीवर्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1961 में ग्लाइऑक्सीसोम की खोज की थी। इन्होंने खोज की किसमें थी, तेल युक्त बीजों में, इष्ट कोशिकाओं में, इन सभी में इन्होंने सबसे पहले ग्लाइऑक्सीसोम की खोज की थी। तेल युक्त बीजों में जिनमें तेल अधिक मात्रा में पाया जाता हो, और इष्ट की कोशिकाओं में ग्लाइऑक्सीसोम की खोज की थी। ग्लाइऑक्सीसोम पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि ग्लाइऑक्सीसोम है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में सामान्यतः ये एब्सेंट होते हैं। तथा इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र होता है उसके सभी एंजाइम वो ग्लाइऑक्सीसोम में
पाए जाते हैं। बीजों के अंकुरित होते समय ग्लाइओक्सिलेट चक्र द्वारा बीजों में संचित वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो ग्लाइओक्सिलेट चक्र है तो वो इन्हीं जो बीज होते हैं, कच्चे बीज, जो पके हुए बीज होते हैं जिनको हम अंकुरित होने के लिए ज़मीन में डालते हैं, तो जब वो अंकुरित होते हैं उस समय क्या होता है, उसमें संचित वसा पाई जाती है, और वो वसा जब कार्बोहाइड्रेट में बदलती है, और यही जो कार्बोहाइड्रेट बदलने की क्रिया होती है यही ग्लाइओक्सिलेट चक्र के द्वारा होती है। यानी कि बीजों के अंकुरित होते समय इन बीजों में क्या होता है, ग्लाइओक्सिलेट चक्र पाया जाता है, जिसके द्वारा जो बीजों में संचित वसा है उसे कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है, और यही क्या होता है, ग्लाइओक्सिलेट चक्र होता है। तो ये इसका थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना। एक तो खोजकर्ता का नाम बहुत बार पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है। ग्लाइओक्सिसोम की खोज वो बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने की थी 1961 में। और ग्लाइओक्सिसोम में क्या होता है कि ग्लाइओक्सिलेट चक्र पाया जाता है, और जो होता किसमें, जो अंकुरित होते हुए बीज होते हैं उनमें वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है ग्लाइओक्सिलेट चक्र के द्वारा। नेक्स्ट जो को हमारा जो सूक्ष्मकाय आता है वो होता है स्पेरोसोम। स्पेरोसोम केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज वो डेंजियर्ड ने 1919 में की थी, जबकि पार्नर ने 1952 में की थी। यानी कि इसकी जो खोज है स्पेरोसोम की, डेंजियर्ड नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1919 में इसको सर्वप्रथम देखा था, और इसके बाद में जो साथ में थे पार्नर थे, इन्होंने 1952 में इसे देखा था। लेकिन खोजकर्ता के रूप में ज़्यादातर इसे हम डेंजियर्ड को ही पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्पेरोसोम की खोजकर्ता का नाम पूछ लिया जाए तो इसमें आंसर आपको डेंजियर्ड ही करना है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, डेंजियर्ड ही होगा, क्योंकि सबसे पहले इसी ने खोजा था इसे। इसका निर्माण भी ईआर से होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंतर्द्रव्य जालिका है उसी से स्पेरोसोम का निर्माण होता है। इसकी उपस्थिति की बात करें तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो पादप कोशिकाएं हैं केवल उनमें पाया जाता है स्पेरोसोम। इसमें हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस तथा अन्य कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि जो लाइसोसोम होता है जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, उसी प्रकार के एंजाइम इसमें देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस और इस प्रकार के अन्य एंजाइम भी इसमें देखने को मिलते हैं। स्पेरोसोम वसायुक्त कोशिकाओं जैसे मूंगफली, सरसों, तिल आदि के बीज पत्रों की कोशिकाओं में बहुतायत से पाए जाते हैं। तो कई बार इसके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लेना कि स्पेरोसोम में जो वसायुक्त कोशिकाएं हैं उनमें बहुत अधिकता से मिलते हैं, जैसे कि मूंगफली, सरसों, तिल, इनके बीज पत्र होते हैं उनमें ये अधिकता से पाए जाते हैं, उनकी कोशिकाओं में अधिकता से मिलते हैं। और स्पेरोसोम का जो मुख्य कार्य क्या होता है, एकत्रण करना, यानी कि वसा या जो अन्य पदार्थ हैं उनका एकत्रण करना, इसके अलावा परिवहन करना और संश्लेषण करना। यानी कि स्पेरोसोम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, एकत्रण करना, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनको इकट्ठा करना, परिवहन करना, उनका ट्रांसफर करना और संश्लेषण करना, या जो एंजाइम वगैरह उनका संश्लेषण करना, ये सभी काम हो जाएंगे स्पेरोसोम के। तो इसमें ज़्यादातर खोजकर्ता का ही पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रख लेना कि स्पेरोसोम की खोज वो डेंजियर्ड ने की थी। और कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं तो एग्जाम्पल ध्यान में रख लेना कि जो वसायुक्त कोशिकाएँ हैं उनके बीज पत्रों में स्पेरोसोम अधिकता से पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स की या सूक्ष्मकाय की, सूक्ष्म नलिकाएं की। ये क्या होती हैं, जो कोशिका का जीवद्रव्य होते हैं उसमें छोटे छोटे नलिकाओं के रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, इसी कारण से इन्हें हम सूक्ष्म नलिकाओं का नाम या माइक्रोट्यूबुल्स भी कह देते हैं। इनकी जो खोज है वो डी रोबर्टिस एवं फ्रांची ने जंतु कोशिकाओं में की थी। यानी कि दो वैज्ञानिक थे, एक तो था डी रोबर्टिस और एक था फ्रांची। इन्होंने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिकाओं में सर्वप्रथम माइक्रोट्यूबुल या सूक्ष्म नलिकाओं की खोज की थी। और इसके बाद में कीथ पोर्टर 1963 में इन्होंने पादप कोशिकाओं में इन्हें सर्वप्रथम देखा था। तो इसमें खोजकर्ता का नाम पूछे तो आपको यही ध्यान में रखना है कि डी रोबर्टिस और फ्रांची नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने 1953 में जंतु कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुल्स की खोज की थी। जबकि पादप कोशिकाओं के बारे में पूछ रहे तो पोर्टर ने सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं में 1963 में माइक्रोट्यूबुल्स को देखा था। ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली गोलाकार, नलिकाकार, अशाखित, बेलनाकार, खोखली रचनाएं होती हैं। यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, गोल हो सकती हैं, नलिकाकार हो सकती हैं, अशाखित होती हैं, बेलनाकार हो सकती हैं, खोखली हो सकती हैं।
इसके अलावा बात करें तो इसमें अल्फा और बीटा दो उप इकाइयाँ पाई जाती जो सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। एक सर्पिलाकार संरचना के रूप में व्यवस्थित होती है अल्फा और बीटा उप इकाइयाँ। तो इसमें अगर एक तो आपको येलो येलो नजर आ रही है इकाई, और एक नजर आई है थोड़ी सी हल्का येलो कलर में, हल्के पीले रंग में नजर आ रही है, एक आ रही है थोड़ी गहरे येलो कलर में, तो आप ऑरेंज कलर बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें दो कलर नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से एक तो अल्फा है और एक बीटा, दो उप इकाइयाँ होती हैं जो सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं। एक चक्र में 13 उप इकाइयाँ होती है, यानी कि इसमें जब एक चक्र बनता है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जब एक चक्र बनता है उस एक चक्र में कुल 13 उप इकाइयाँ मिलती है, जिसमें अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्यूबुलिन होती हैं इसमें क्या होती हैं, दो इकाइयाँ पाई जाती है अल्फा और बीटा, और एक चक्र होता है उसमें कुल 13 इकाइयाँ मिलती हैं, 13 उप इकाइयाँ मिलती हैं, जिसमें एक तो अल्फा ट्यूबुलिन होती है और एक बीटा ट्यूबुलिन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो अल्फा जो कि थोड़ा हल्का पीले रंग में है, और एक गहरे पीले रंग या ऑरेंज कलर में जो कि बीटा ट्यूबुलिन है। ये दोनों ही आपस में जुड़ करके एक चक्कर बनाती है, लगभग 13 होती हैं ये, और इसी प्रकार से ही व्यवस्थित होती हैं आगे। अब इनके कार्यों की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोट्यूबुल्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है कोशिकाओं के अंदर। तो सबसे पहला कार्य देखते हैं, कोशिका की संरचना बनाए रखना का कार्य करती है, अर्थात कोशिका पिंजर का निर्माण करती है, यानी कोशिका की संरचना बनाए रखने का कार्य करती है। इसके साथ साथ में बात करें तो कोशिका के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, कोशिका कंकाल या कोशिका पिंजर, तो उसका निर्माण करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो कोशिका पिंजर या साइक्लोस्केलेटन का निर्माण करती हैं। इसके अलावा बात करें तो तारक केंद्र का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें तारक केंद्र या सेंट्रोमियर का निर्माण है वो माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा ही होता है। कोशिका विभाजन में तर्कु तंतुओं का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, माइक्रोट्यूबुल्स या सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा होता है। इसके बाद में बात करें तो कसाबिका व पक्षमाबिका का निर्माण करना भी इन्हीं सूक्ष्म नलिका या माइक्रोट्यूबुल्स का मुख्य कार्य होता है। तो ये इसके मुख्य कार्य हैं कि साइक्लोस्केलेटन का निर्माण करती या बनाती हैं, तारक केंद्र का निर्माण करना, कोशिका विभाजन में तर्कु तंतुओं का निर्माण करना, कसाबिका व पक्षमाबिका निर्माण करना। ये है सूक्ष्म नलिकाओं के विषय में जो मुख्य बातें थी वो। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं उसके साथ साथ में माइक्रोट्यूबुल्स के साथ साथ में हमने जो माइक्रोबॉडीज हैं, सूक्ष्म कोशिकांग हैं, उनके विषय में हमने इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से जाना है। आगे आने वाले वीडियो में हम जो रिक्तिका रह गई है उसके विषय में, और जो तारकाई है और राइबोसोम, इनके विषय में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।